कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर कर रहा है नमन। सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाने वाली जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती पर आज विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी आज पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं के संकलन का करेंगे विमोचन। 11 खंडों की होगी प्रथम श्रृंखला। प्रधानमंत्री मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में लेंगे भाग। हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को सौंपेंगे बकाये चेक। पीएम खरगोन जिले में 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की भी रखेंगे आधारशिला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस के 5 दिवसीय दौरे पर। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर होगी चर्चा। खेल की खबरों में खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को किया निलंबित। भारतीय ओलंपिक संघ को सौंपा कुश्ती संघ के अंतरिम प्रशासन का जिम्मा। कहा संचालन के लिए बनाए एडहॉक कमेटी। देश और दुनिया की खबरों में क्रिसमस की धूम। वेटिकन के साथ साथ गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना का आयोजन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। कृतज्ञ राष्ट्र आज अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। अटल जी की जयंती को आज देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जहां वाजपेयी का जन्म आपको बता दें कि 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक विनम्र स्कूल शिक्षक के परिवार में हुआ था। अटल जी राजनीति के क्षेत्र में 4 दशकों तक सक्रिय रहे। आइए देखते हैं उन्हीं पर आधारित हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विशाल व्यक्तित्व उम्र के नंबरों से कहीं परे और विराट है। उनका राजनीतिक सफर 4 दशक से ज्यादा का रहा। नेतृत्व क्षमता ऐसी जिसमें भाजपा ने 2 लोकसभा सीटों से शुरुआत कर केंद्रीय सत्ता हासिल की। साल 1984 में भाजपा को लोकसभा में 2 सीट ही हासिल हुई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर सीट से खुद चुनाव हार गए थे। लेकिन साल 1999 में वाजपेयी के ही नेतृत्व में देश में एक गठबंधन सरकार बनी। वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनकी सहज स्वीकार्यता इतनी थी कि विपक्षी भी उनके मुरीद थे। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने संसद के लिए पहली बार साल 1952 में चुनाव लड़ा और 2004 में आखिरी बार। अटल बिहारी वाजपेयी साल 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित होकर संसद पहुंचे थे, जिसके बाद वे 5वीं, 6ठी और 7वीं लोकसभा, फिर उसके बाद 10वीं, 11वीं और 12वीं और उसके बाद 13वीं लोकसभा में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके अलावा 1962 और 1986 में वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। संसदीय जीवन से अलग वाजपेयी का राजनीतिक जीवन जनसंघ के जमाने से रहा। उसके बाद साल 1977 से 1980 तक वे जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में रहे। उस वक्त जनसंघ का जनता पार्टी में ही विलय हो गया था। मोरारजी देसाई की सरकार में उन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक विदेश मंत्री का पदभार भी संभाला, जिसके बाद जनता पार्टी में टूट हुई और 6 अप्रैल 1980 में भाजपा का गठन हुआ। वाजपेयी जी साल 1986 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। 90 के दशक में राजनीति पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द घूमती रही। भारत के पश्चिमी घाट को
मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उसके बाद साल 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि उनकी सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी और 13 दिन में ही गिर गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद साल 1998 में उन्होंने एक बार फिर सरकार का गठन किया, लेकिन आपसी खींचातान और गठबंधन की राजनीति की उठापटक में ये सरकार 13 महीने का कार्यकाल ही पूरा कर सकी और 17 अप्रैल 1999 को सिर्फ एक वोट से वाजपेयी की सरकार विश्वास मत हासिल करने से चूक गई। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट मिले, जबकि विपक्ष में 270। साल 1999 सितंबर-अक्टूबर में मध्यावधि चुनाव हुए और तीसरी बार वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। उन्होंने इस बार साल 2004 तक का न सिर्फ कार्यकाल पूरा किया, बल्कि इस दौरान उन्होंने दिखा दिया कि जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच लोकतंत्र की मर्यादाएं और नैतिकता को बनाए रखा जा सकता है। उनके कार्यकाल में भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा था। तब उन्होंने सड़क संपर्क, संचार और सुरक्षा को लेकर देश को एक नया लक्ष्य, नया संकल्प दिया। 13 महीने की सरकार के दौरान उन्होंने साहसिक फैसले किए और पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बना दिया। इसके अलावा इंफ्रा विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संचार में नई टेलीकॉम नीति की शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही हुई, जिसका लाभ देश को आज बखूबी मिल रहा है। साल 2009 में वे एक गंभीर बीमारी का शिकार हुए, लेकिन तब तक वे एक ऐसे वटवृक्ष बन चुके थे जहां कई धाराएं आकर एक होती थी। राजनीतिक सामाजिक जीवन में कमाए गए उच्च सम्मान की बदौलत ही साल 2015 में उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। उस वक्त तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर पहुंचे और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया। अटल जी का आकर्षक व्यक्तित्व और विशिष्ट स्पष्टवादिता भारतीय लोकतंत्र को हमेशा ही सुशोभित करती रहेगी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। और साथ ही आपको बता दें कि आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं की 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यजनों को संबोधित भी करेंगे। अमृतकाल में प्रधानमंत्री का ये दृष्टिकोण रहा है कि राष्ट्र की सेवा में अमूल्य योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान दिया जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं का विमोचन इसी दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। अंग्रेजी और हिंदी द्विभाषीय रचनाएं 11 खंडों में लगभग 4000 पृष्ठों पर हैं, जो देश के हर कोने से एकत्रित किए गए पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखों और भाषणों का संग्रह है। इन पुस्तकों का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ प्रकाशन प्रभाग द्वारा किया गया है। अब महामना की जीवनी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मोहन मालवीय की 162वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय एक महान शिक्षाविद, बेहतरीन वक्ता और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे। उनके योगदान के चलते महात्मा गांधी ने उन्हें महामना की उपाधि दी थी और भारत के दूसरे राष्ट्रपति
डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों और आर्थिक व सामाजिक विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। वो गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों के ही अनुयायी थे। इसी वजह से उन्हें आजादी की लड़ाई के दौरान उदारवादी और राष्ट्रवादी दोनों विचारधाराओं का नेता माना जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जमकर हिस्सा लिया। इन आंदोलनों में उनकी इसी सक्रियता की वजह से वो गिरफ्तार भी हुए। उन्हें 1909, 1918, 1932 और 1933 में कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। पंडित मदन मोहन मालवीय एक सफल समाज सुधारक और नीति निर्माता थे। उनको गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए भी याद किया जाता है। हरिद्वार के भीमगोड़ा में गंगा के प्रवाह को प्रभावित करने वाली ब्रिटिश सरकार की नीतियों के चलते उन्होंने 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की। उन्होंने 1909 से 1920 के बीच 11 वर्ष तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में काम किया। उन्होंने मुंडकोपनिषद के महावाक्य सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया। अब ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। उनके प्रयासों के चलते ही देवनागरी लिपि को ब्रिटिश भारतीय अदालतों में पेश किया गया। मदन मोहन मालवीय एक प्रख्यात वकील भी थे। उन्होंने चौरी चौरा कांड में 170 भारतीयों को हुई फांसी की सजा के मामले में 151 लोगों को फांसी के फंदे से छुड़ा लिया था। उन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक पत्रकार के रूप में वो हिंदुस्तान और इंडियन यूनियन जैसे समाचार पत्रों के संपादक रहे। उन्होंने अभ्युदय, मर्यादा और लीडर जैसी पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत भी की। 12 नवंबर 1946 को 84 वर्ष की आयु में पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन हो गया। 2014 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2016 में भारतीय रेलवे ने पंडित मदन मोहन मालवीय के सम्मान में वाराणसी नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुकुमचंद मिल इंदौर के श्रमिकों के बकाये से संबंधित लगभग 224 करोड़ रुपए का चेक हुकुमचंद मिल के आधिकारिक परिसमापक और श्रमिक संघ के प्रमुखों को सौंपेंगे। ये कार्यक्रम हुकुमचंद मिल श्रमिकों की लंबित मांगों के समाधान का प्रतीक होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंदौर नगर निगम द्वारा खरगोन जिले के ग्राम समराज और आशुखेड़ी में स्थापित किए जा रहे 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। 308 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से इंदौर नगर निगम को बिजली बिल में प्रति माह लगभग 4 करोड़ रुपए की बचत होने की इससे संभावना है। सोलर प्लांट के निर्माण के लिए दी जाने वाली धनराशि के लिए इंदौर नगर निगम ने 244 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे। ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय भी बन गया है। इसे अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली क्योंकि 29 राज्यों के लोगों ने लगभग 720 करोड़ रुपए के मूल्य के साथ उनकी सदस्यता ली, जो जारी किए गए प्रारंभिक मूल्य का लगभग 3 गुना था। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अन्य खबरों का रुख करते हैं, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज रूस की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार जयशंकर मॉस्को के अलावा सेंट पीटर्सबर्ग भी जाएंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं, व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री आर्थिक संबंधों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग एवं व्यापार मंत्री डेनिस मंत्रोव से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। केंद्र
केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा आज बरेली के रिठौरा तहसील पहुंची, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत कर सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं आवास की चाबियां वितरित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र की सरकार का उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति तक भी पहुंचे। संकल्प यात्रा में लाभार्थियों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इसमें गांव में रहने वाला, चाहे नगर में रहने वाला, कोई गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, हर तरह की सुविधाएं, अगर कोई अस्वस्थ है तो उसकी जांच की, परीक्षण की भी सुविधा है और इस यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। और वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के रांची के लोवाढी पहुंचने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसके स्वागत में जुटे। इस दौरान लाभार्थियों के एक बड़े समूह ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ भी उठाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रांची के लोवाडी पहुंचते ही वहां स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने एलईडी के बड़े स्क्रीन पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी ली और उसके लाभ को जाना। और तो और ऑन स्पॉट वंचित वर्ग के लोगों ने फॉर्म भरा और हाथों हाथ कई योजनाओं को अपने नाम किया। स्थानीय गृहिणी नेहा देवी, आशा देवी और चंपा देवी को तत्काल उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया। इन महिलाओं ने बताया कि कई केंद्रीय योजनाओं का लाभ वो पहले से उठा रही हैं। मुफ्त रसोई गैस मिल जाने से इनके चेहरे खिले हुए थे। दिक्कत आती थी गैस नहीं होने के कारण, अभी गैस मिल रहा है। इस मिल जाने के कारण मुझे बहुत ही सुविधा हो रही है। अनाज वाला मिला हुआ है और आयुष्मान भारत वाला मिला है और गैस सिलेंडर योजना और ये नहीं मिला हुआ है। हम लोग को अनाज तो मिल रहा था उस समय, क्या बोलते हैं, कोरोना का समय में, उससे हम लोग को वैक्सीन सब मिला है। गैस मिलने जाएगा, उससे हमको सुविधा होगा कि हम लोग जल्दी खाना पका पाए। स्थानीय महिला अरशरी खातून ने बताया कि हाल ही में उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना मुफ्त सर्जरी करवाया है, जो काफी खर्चीला हो सकता था। उन्होंने कहा कि उन्हें वृद्धा पेंशन तो मिल ही रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वो लंबे समय से मुफ्त अनाज भी पा रही हैं। मतलब कि पेंशन भी मिलता है, ये सब सुविधा है। कार्ड से भी मतलब कि हमको फायदा है, उससे भी हम काम लिए, मतलब कि ऑपरेशन हुआ है अभी तो मतलब कि उससे ही हम करवाएं। इसी तरह यहाँ जुटे कई अन्य लाभार्थियों ने भी खुले मन से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित के कार्यक्रमों की प्रशंसा की और बताया कि कैसे इन योजनाओं की मदद से उनका जीवन आसान हो गया है। पैन कार्ड मिला है जिससे 5 लाख तक का फ्री इलाज हो सकता है। किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। शौचालय होने से काफ़ी सुविधा हुई है। आयुष्मान भारत मेरा बहन का है, उसमें मेरा परिवार, मेरा वाइफ का इलाज होता है। कोयला में बनाते थे तो काला हो जाता था बर्तन, अब नहीं होता है। अपने घर के नजदीक और बड़े सरल तरीके से केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलने की खुशी लाभुकों के चेहरे पर साफ दिख रही थी, जिसके बाद लाभार्थियों ने स्वेच्छा से केंद्र सरकार को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इस यात्रा का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को मिल सके, इसके वास्ते स्थानीय सांसद संजय सेठ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के बाद अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम में हमारा संकल्प विकसित भारत, काशी एवं तमिल संस्कृति, तमिल स्वतंत्रता आंदोलन विषयक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसमें काशी और तमिलनाडु के भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार सम्मानित व्यक्तित्वों के जीवनी को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में तमिलनाडु एवं काशी में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के चर्चित एवं प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के जीवन एवं योगदान की गाथा चित्रों एवं शब्दों में प्रदर्शित की गई है। आइए देखते हैं। चित्र प्रदर्शनी है, इसको लगाया है सूचना प्रसारण विभाग के सीबीसी ने और इसमें ढेर सारे चित्र लगे हुए हैं जिनमें भारत सरकार क्या काम कर रही है वो तो है ही, हमारे जो पुराने पुरोधा रहे हैं
उनकी भी चित्र प्रदर्शनी में चित्र लगे हुए हैं। हमारे साथ एक काशी के प्रबुद्ध नागरिक हैं। प्रदर्शनी देख करके ये समझ में आया कि ये चीज़ जो है आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छा चीज़ बताई जा सकती है। प्रदर्शनी में वाकई जो चीज़ भी देखी गई सब लाजवाब है, देख के तबीयत खुश हुई। जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो ज़बरदस्त है। आपने ये प्रदर्शनी देखी, क्या अच्छा लगा आपको? देखिए, ये जो है काशी और तमिलनाडु का जो संगम है, वहाँ की संस्कृतियों का, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में, जो हमारा देश है, ये बहुत सी संस्कृतियों का और भाषाओं का संगम है, ये हमारा देश। आप क्या कहना चाहेंगी? काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल एस्टैब्लिश्ड वे में प्रदर्शित किया गया है। इससे एक साथ एक जगह पर हम लोग साथ साथ अपने बच्चों को भी इन सारी चीज़ों को शो करके दिखा सकते हैं कि क्या क्या समागम में है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ये प्रदर्शनी की गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ पे आके। काफ़ी नॉलेजेबल है, एक साथ सम अप करके काफ़ी कुछ बच्चों को भी सिखाया और बताया जा सकता है। ये दो बच्चियाँ और हैं, इस प्रदर्शनी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? देखा आपने जो ये सब कुछ बहुत अच्छा है कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब जिनका बहुत योगदान रहा है हमारे देश के स्वतंत्रता में, और ये सभी लोग काशी के हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। और इन्होंने बहुत महान काम किया था अपने देश में, और अब इसको जनता के सामने लगाना, इनके जीवन के बारे में बताना, ये बहुत बड़ी बात है। हम प्रधानमंत्री जी को इसके लिए शुक्रिया भी कहना चाहेंगे। उनका बहुत बड़ा योगदान है और वो इवन पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। कैसे तमिलनाडु के भी विषय में उन्होंने इतनी बड़ी बात करी है। सबके जो मैसेज है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, वो इन बच्चियों के माध्यम से, उन बुजुर्ग के माध्यम से काशी तमिल संगमम का जो स्वरूप है वो दिखाई दे रहा है गंगा के किनारे इस नमो घाट पर, कि किस तरह से काशी के लोग तमिलनाडु के जो महापुरुष रहे, भारत रत्न रहे, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और साथ ही सबसे अच्छी जो इसमें बात है इस प्रदर्शनी की, कि हिंदी में भी जहां इन महापुरुषों के बारे में वर्णन किया गया है, वहीं तमिलनाडु की जो भाषा है तमिल, उसमें भी वर्णन किया गया है। तो कोई हिंदी भाषी भी इसको जान सकता है, तमिल भाषी भी जान सकता है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, नमो घाट, वाराणसी। और वही खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखकर भारतीय कुश्ती संघ के संचालन के लिए एडहॉक कमेटी बनाने को कहा है। खेल मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में कहा कि आईओए राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के मुताबिक चलाएं WFI का अंतरिम कामकाज संभालें। इससे पहले रविवार को भारतीय खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया था। वहीं आज 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है। क्रिसमस के इस पर्व पर प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन प्रेम व सद्भाव के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, लेकिन समय के साथ इसे हर धर्म और वर्ग के लोग भी अब धूमधाम से मनाने लगे हैं। इस दिन लोग केक काटकर क्रिसमस का आनंद उठाते हैं और एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। इस पर्व में केक और गिफ्ट के अलावा एक और चीज का विशेष महत्व होता है और वो है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस के इस पर्व पर लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, उसे सजाते हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भेजी हैं। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर मैं सभी साथी नागरिकों, विशेषकर ईसाई भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। ईसा मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार प्रेम और करुणा का संदेश देता है। ये त्योहार हमें मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए भी प्रेरित करता है। समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए ईसा मसीह की शिक्षाएं सदैव प्रासंगिक हैं। इस पवित्र त्योहार पर सभी लोग दया और करुणा की भावना को फिर से जगाएं और अपने जीवन में ईसा मसीह की शिक्षाओं का पालन करें। और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के प्रतीक क्रिसमस के शुभ अवसर पर सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह का जीवन करुणा, क्षमा, प्रेम और सहानुभूति के शाश्वत मूल्यों को दर्शाता है।
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।